नमस्कार। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की अहम बैठक हुई संपन्न। प्रदेश में महिला सुरक्षा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द होने को लेकर की कई टिप्पणियां। शिक्षा के अधिकार अधिनियम तहत एडमिशन में गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का किया घेराव, सौंपा ज्ञापन। बिलासपुर जिले में कार्यरत अतिरिक्त कलेक्टर ज्योति पटेल को हटाने की मांग को लेकर प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा। कहा, कर्मचारियों से अभद्र भाषा में बात करती हैं ज्योति पटेल। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने की। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को लेकर अमेरिका द्वारा जारी की गई एडवाइजरी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए अमेरिका ने ये चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिस देश की परंपरा देवी देवताओं की पूजा की रही है, वहां महिलाओं की असुरक्षा की स्थिति शर्मनाक है। अमेरिका द्वारा एडवाइजरी जारी किया जाना विदेश मंत्रालय की असफलता को दर्शाता है और इससे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित होती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के रद्द होने पर भूपेश बघेल ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि वे तैयारियों से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री राज्य के आंतरिक क्षेत्रों तक जाते थे और पूरी व्यवस्थाएं होती थीं, लेकिन वर्तमान सरकार की नाकामी के चलते ये दौरा रद्द हो गया है। हमारे शासनकाल में सुकमा जिले में अंदर में गए थे, जहाँ स्कूल भी चल रहा था वहाँ भी गए थे, जहाँ पीडीएस साफ है वहाँ भी देखने गए थे। अलग अलग आराम से घूमते हुए गए थे। मैं नहीं था उसमें, लेकिन पूरे शासन तंत्र था और हमारी व्यवस्था थी। लेकिन अब ये लगता है कि इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। निश्चित रूप से वहाँ की तैयारी से संतुष्ट नहीं हुए होंगे, तभी नहीं जा रहे हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हो रहे स्कूल एडमिशनों में गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस प्रदर्शन में एडमिशन से वंचित बच्चों के परिजन भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पात्र बच्चों को नियमों का हवाला देकर एडमिशन से वंचित किया जा रहा है, जबकि अपात्र बच्चों का दाखिला रिश्वत लेकर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संजीत विश्वकर्मा, दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष गीतेश्वरी बघेल समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों प्रदर्शन करते रहे। देविंदर सिंह भाटिया ने बताया कि शिक्षा विभाग पिछले 2 महीनों से केवल आश्वासन दे रहा है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग में घूसखोरी के जरिए एडमिशन की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। विरोध के दौरान मौके पर पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा की और भरोसा दिलाया कि जो भी बच्चे पात्र हैं उन्हें स्कूलों में जरूर प्रवेश दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपात्र बच्चों के आवेदनों की जांच की जाएगी और 1 सप्ताह के भीतर प्रक्रिया के अनुसार उन्हें रिजेक्ट किया जाएगा और जो पात्र हैं उन्हें एडमिशन दिया जाएगा। देखिए, जनता के अधिकार की बात है, जनहित की बात है। आरटी का सब्जेक्ट बहुत ही गंभीर हो जाता है तब जब हम बात करते हैं कि इस सदी में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था कि शिक्षा वो शरनी का दूध है कि जो पिएगा दहाड़ेगा। आज इस दहाड़ को कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सरकार, साय सरकार, खुलेआम कहा जाए तो शिक्षा के अधिकार में साय साहब भ्रष्टाचार, ये बहुत शानदार स्लोगन है। इस बात को ध्यान रखें कि छत्तीसगढ़ की सरकार सिर्फ शराब बेचने में लिप्त है। जितने भी अधिकारी बैठे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक शिक्षा विभाग में, सारे अधिकारी पूरी तरह से करप्ट है। सभी की मिली भगत है। सभी लोग मिल एक ही जैसे मामलों में एक बच्चे का एडमिशन करते हैं, एक बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। इस बात से प्रमाणित है कि सीधे सीधे रिश्वत ली जा रही है और रिश्वत लेकर कुछ लोगों को लाभ दिया जा रहा है और कुछ लोगों को वंचित किया जा रहा है इस अधिकार से। जैसा कि हमारे साथी भी भाटिया जी ने बताया आपको कि एक ही मामले में एक ही तरह के फॉर्म को रिजेक्ट किए जाने का मामला है। पोर्टल में उनका नाम अंकित भी नहीं किया गया कि वो उनकी नाम उस सूची में आ सके। उनका लॉटरी में नाम आना नहीं आना, उनको एडमिशन मिलना नहीं मिलना, ये तो अलग बात है। लेकिन ये बहुत ही बड़े भ्रष्टाचार का
यहाँ से पुलिंदा दिखता है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर कोई भी गंभीरता छत्तीसगढ़ सरकार की नहीं है। और जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो कोई भी हो, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सारे के सारे लोग अभी शराब बेचने के व्यापार में पूरी तरह से लिप्त है। ये शराब बेचने का काम कर रहे हैं, कोचिए का काम कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और इस बात से पूरी जनता वाकिफ होनी चाहिए। आप सभी का सहयोग इसमें बिल्कुल हमें चाहिए ताकि जनता तक, जनता के हित की बात पहुंच सके। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम विषय बात कर रहे हैं शिक्षा की और स्कूल के प्रवेश की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम शासकीय विभाग में जरूर है, लेकिन प्रवेश बात कर रहे हैं हम निजी स्कूल की। इससे सरोकार छत्तीसगढ़ शासन की शिक्षा से कुछ है ही नहीं। ये प्रवेश का जो विषय है ये निजी स्कूल का है। इसमें ये सिर्फ अपने आप को कुंडली मार के बैठे हैं और प्रवेश में अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं, और वो हस्तक्षेप भी जो है वो अयोग्य हो गया है। इसमें पूरा जो है एडमिशन जो है, इन लोग ने जो अभी जो प्रथम सूची आई है उसमें ढेर सारी विसंगतियां हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये गवर्नमेंट के स्कूल की बात नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल की बात है, जिसको गवर्नमेंट इन्वॉल्व होकर नोडल ऑफिसर के नाम से करती है। हम आम आदमी पार्टी ने 26 अप्रैल को पहला आवेदन दिया था विसंगतियों को बताते हुए, जिसमें कि इनके पोर्टल में जो है वो प्रॉपर जो फॉर्म थे वो अपलोड नहीं हुए, उसके कारण लॉटरी में वंचित हो गए। अब लॉटरी में वंचित हो गए तो प्रवेश में नहीं आया। अब जिन लोग के 1 किलोमीटर के अंदर में जिनके घर हैं वो प्रवेश से वंचित हो गए। अब सेकंड ऑर्डर निकल रहा है, इन लोग का सेकंड लॉटरी निकलेगी तो वो 15 किलोमीटर दूर अमलेश्वर में थोड़ी नहीं कोई एडमिशन वो करने जाएगा बच्चा। तो ये गुमराह भी कर रहे हैं ना। इनका स्कूल है, स्कूल तो बंद कर रहे हैं। जब स्कूल बंद होगा तो टीचर भी बंद है, स्टाफ भी बंद है, आप सिर्फ शराब बेच रहे हैं। सोच और नीति है इसमें, अयोग्य लोग बैठे हैं ऊपर में। हम तो बार बार बोलते हैं कि योग्य लोगों को बिठाओ। इनको तो यहाँ समझ ही नहीं आता कि वेब पोर्टल में क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक अधिकारी इनका बोलता है वेब पोर्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोडल ऑफिसर बोलता है कि वेब पोर्टल में अपलोड नहीं हुआ। अरे वेब पोर्टल में अगर अपलोड नहीं हुआ है तो उसमें पालक की क्या दोष है भाई? उसका तो बच्चे का नाम ही नहीं आया। उसके अलावा नियम में भी आरटीई के जो राइट टू एजुकेशन का जो वेब पोर्टल है उसमें नियम कुछ और लिखे हुए हैं, और ये प्रैक्टिकली जो फील्ड में नियम वो अपना बना के करते हैं। इन्होंने जिनके नाम सर्वे सूची में थे और जिनको इन्होंने सर्वेक्षण करवाया स्थल पे जाकर, उसकी जब इन्होंने वहां पे पंचनामा करवाया, वो पंचनामा की रिपोर्ट इन्होंने यहाँ तक जमा नहीं की है। अभी इनको जब हम लोग ने पिछले मंडे को कलेक्टर डायरेक्शन में गए, वहां से इनको व्हाट्सएप आया, और जब इन्होंने नोडल ऑफिसर को जब नोटिस भेजी और 13 तारीख तक इनको प्रतिवेदन जमा करने बोले, उसके बाद से हमारे यहाँ की जो मैडम है लोकसभा अध्यक्ष, वो बार बार यहाँ पर आ रही है, बार बार पता कर रही है, उनको टाल रहे हैं मामला। वो सिर्फ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड लॉटरी निकलना, हमारी डिमांड है कि पहली लॉटरी में जो प्रवेश हुआ था उसकी जांच हो। और इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति के पीछे अगर हम क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक करें तो 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा आता है। और इस 6 से 7 लाख के खर्चे को बचाने आपका बच रहा है बोलकर बाहर में बहुत सारी जो इनके ब्रोकर घूम रहे हैं, जो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए लेके जिनका नाम आता है। एक व्यक्ति के घर में किरायानामा 6 लोगों का हो रहा है, वहां पर इनको नहीं दिख रहा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 6 आवेदकों का एक ही किरायानामा एक ही व्यक्ति के घर पे, और आप प्रवेश कैसे लॉटरी में आ गया? आम आदमी पार्टी ने, मैं मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूं, हम लोग यहाँ पे से हल्ला करने नहीं आए हैं। आम आदमी पार्टी ने एक एक केस को खुद ही सर्वे किया है, पूरा इंस्पेक्शन किया है, वेरीफाई किया है। अभी मैंने जो यहाँ के अधिकारी जो है घोष जी, मैंने उनको बोला भी है कि हमने सिर्फ लिस्ट जमा नहीं की है, हमने वेरीफाइड लिस्ट जमा की है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी सबमिटेड द वेरीफाइड लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, जिसका इन्होंने लॉटरी में नहीं शामिल किया। मैं एडमिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लॉटरी में तो शामिल करना था उनको। अब आपका पोर्टल में अपलोड नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब है? ये तो इनकी गलती है ना भाई। आरटी के संबंध में कुछ पालकों को और कुछ पार्टी पदाधिकारियों को ये शिकायत है कि उनके आवेदन पत्रों की जांच करते समय उनके साथ न्याय नहीं हुआ। आरटी की पूरी प्रक्रिया ये है कि बच्चे ऑनलाइन पंजीयन करते हैं, दस्तावेजों के आधार पर नोडल अधिकारी उसका अप्रूव करते हैं और वो राज्य कार्यालय से उसकी लॉटरी होती है। इस पूरी प्रक्रिया में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कहीं पर नहीं है। लेकिन यदि किसी के साथ यदि अन्याय होता है, गलत आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, सही आवेदन को अस्वीकार किए जाते हैं, तो इस संबंध में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का हमने उनको आश्वासन दिया है। अभी इसके पहले भी उनके द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, उन पर हमने पूरा परीक्षण करा लिया है, और अभी कुछ नए आवेदन इनके द्वारा दिए जा रहे हैं, उसका भी हम पूरा परीक्षण कराएंगे। यदि कोई बच्चा पात्र है तो उसको प्रवेश मिलेगा, और कोई बच्चा जिसके दस्तावेजों में कमी है उसको किसी भी हालत में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये बात हमने उनको बता दिया है। सोमवार का उन्होंने टाइम मांगा है, जितनी शिकायत है उसका निराकरण करके हम सोमवार को उनके समक्ष। बिलासपुर जिले में कार्यरत अतिरिक्त कलेक्टर ज्योति पटेल को हटाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है।
संघ के प्रतिनिधि मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अतिरिक्त कलेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेश महामंत्री सुनील यादव ने मीडिया में चर्चा करते हुए बताया कि अतिरिक्त कलेक्टर ज्योति पटेल अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से लगातार अभद्र भाषा में व्यवहार करती हैं। उन्होंने कहा कि ज्योति पटेल का ये रवैया राजस्व विभाग में कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारियों के मनोबल और कार्यक्षमता पर प्रतिकूल असर डालता है। उन्होंने बताया कि कई कर्मचारियों ने संघ को इस व्यवहार की जानकारी दी थी, जिसके बाद ये मुद्दा गंभीर रूप से उठाया गया है। संघ ने इस संबंध में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सुनील यादव ने चेतावनी दी कि यदि मामले में शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं होती है तो संघ कर्मचारी हित में कठोर निर्णय लेने को विवश होगा। कर्मचारी संघ का कहना है कि शासकीय तंत्र में सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा की जाती है और अगर अधिकारी ही मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो कर्मचारियों का मनोबल जरूर टूटता है। लगातार हम जो प्रदेश के लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ होते हैं और जितने भी हमारे लिपिक वर्ग हैं, सभी विभागों में लगभग 54 विभाग हमारे आते हैं। सभी विभागों में काम जो है अपने शासन की हम लोग उनकी मंशा का अनुरूप करते हैं, पूरे टाइम देते हैं। 10 बजे से लेकर के 5:30-6 बजे तक का समय हम लोग देते हैं। ज़रूरत पड़ता है तो और ज़्यादा भी समय दे करके शासन की योजनाओं का अमली जामा पहनाते हैं। ऐसे समय में जब आप काम कर रहे होते हैं और लगातार आपको जब कोई प्रताड़ना या प्रताड़ित करे तो मनोदशा में निश्चित उनका फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही स्थिति आज राजस्व विभाग के हमारे कलेक्ट्रेट में पड़ा है, जिसमें श्रीमती ज्योति पटेल अतिरिक्त कलेक्टर महोदय है, जो अपने मातहत कर्मचारियों को लगातार प्रताड़ित करना, शोषित करना, चिल्लाना और ये सारी चीज़ करा करके एक दबावपूर्वक का तो उनका विरोध है हमारा और कई लगातार मामले संघ को प्राप्त हुए। तब आज हम आकर के कलेक्टर महोदय को निवेदन किए कि उनके व्यवहार में परिवर्तन करें, उनको ज़्यादा काम हो गए तो उनका टेबल परिवर्तन करें और फिर भी जो बिलासपुर है वो शांति का टापू है और ऐसे समय में सभी अधिकारी कर्मचारियों में एक अच्छा माहौल बना रहता है। इस माहौल को ना बिगड़ा जाए, तो अगर लगता है कि उनको अन्यत्र अगर स्थानांतरण करने की आवश्यकता होती है तो कलेक्टर महोदय से निवेदन कि उनको हम लोग अन्यत्र जिलों पर स्थानांतरण करें और एक सद्भावनापूर्वक एक वातावरण बिलासपुर में बनी रहना चाहिए, सामंजस्य बनी रहना चाहिए और शासन के मंशानुरूप काम होते रहना चाहिए। जैसे कई जानकारी हमको मिली है कि पैसे के लेन देन में भी फंस चुकी है, इसकी शिकायत भी आती है कि पैसे की डिमांड करती है। पैसे के डिमांड के बारे में तो शिकायत नहीं आई है, मानसिक दबाव के बारे में बात आई है हमारी और अभद्रतापूर्वक व्यवहार करने की बात आई है और पैसे की बात को लेकर के अभी तक अगर हमारे कर्मचारी यूनियन में कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि कहीं मिलता है तो निश्चित रूप से उस पर भी हम आने वाले समय में कलेक्टर साहब को संज्ञान में ला करके कार्रवाई के लिए बात करेंगे। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? सर ने कहा है कि मैं उनके व्यवहार परिवर्तन और नहीं लगेगा तो वो खंड परिवर्तन या जो प्रभार है उस पर भी वो बात करेंगे और एक समझाइश की अभी बात कर रहे हैं। अभी हमारे आने से पहले ही उनको पता चला तो उनको अपने चैम्बर में बुलाए थे और सारे जो भी उनके बातचीत उनके बीच हुई है तो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मामले को संज्ञान में कलेक्टर साहब ने लिया है और निश्चित रूप से संवेदनशील कलेक्टर हैं तो कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। इतने बड़े पद में हो किस तरीके का व्यवहार करना क्या मानते हैं? निश्चित रूप से ये हम लोग ऐसा मानते हैं, कर्मचारी यूनियन के हैं और हमारे सभी राज्य शासन के भी नियम भी रहते हैं, सिविल सेवा आचरण नियम है जिसमें सभी शासित होते हैं और ऐसे जो भी व्यवहार अगर तानाशाही पूर्वक करता है तो उनको हम तानाशाही कहते हैं, क्योंकि तानाशाह का मतलब होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। तो भाई जो शासन की नीति निर्धारित है उनके तहत काम कीजिए। यदि किसी ने गलती कर दी समझाइए और उनको शोकाश नोटिस दीजिए अगर जरूरत पड़ता है और अगर नहीं सीख पाते हैं तो जो भी एक प्रेम भाव से एक अच्छा व्यवहार के साथ में आपको कर्मचारी के साथ में रहना चाहिए। क्या लगता है मैडम पूरा तानाशाही रवैया अपना रही है? अभी तक की जो सुनाई दिया है, अगर व्यवहार में परिवर्तन लाया तो अच्छी बात है, बाकी कर्मचारियों पे अनावश्यक दबाना कहीं ना कहीं तानाशाही है। अगर इसके बाद आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति? आगामी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो कार्यालय कलेक्टर में जो सभी कर्मचारियों की मंशा के अनुरूप कार्यालय बंद करके ऐसे लोगों को यहाँ से हटाने की बात करेंगे और राज्य शासन में भी इस बात की सूचना देंगे और वहाँ भी हम ज्ञापन लेकर के मैडम की जो उचित कार्रवाई होगी उनके लिए हम उच्च कार्यालय को बात करेंगे। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अमलेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया में 2 कुओं से महिला और बच्चे के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पहले एक कुएं में महिला का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने शव को बाहर निकाला। कुछ ही दूरी पर स्थित दूसरे कुएं से एक बच्चे की लाश भी बरामद की गई, जिससे ये मामला और गंभीर हो गया है। शव मिलने की खबर फैलते ही घटनास्थल पर भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। पुलिस प्रारंभिक जांच में इसे हत्या का मामला मानकर विवेचना कर रही है। पुलिस के अनुसार महिला और बच्चे को किसी भारी गठरी के साथ बांधकर कुएं में फेंक दिया गया था, जिससे ये साफ है कि इस कृत्य को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है
और मृतकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। थाना अमलेश्वर के ग्राम खमरिया में 2 अलग-अलग कुएं में जो आसपास है लगभग 25-30 मीटर की दूरी पे 2 शव प्राप्त हुए हैं और दोनों ही शव आपस में उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसमें पत्थर और मिट्टी भी भरा हुआ था। एक शव महिला का है जिसकी उम्र लगभग 30-35 साल की लग रही है और दूसरा शव एक बालक का है जिसकी उम्र लगभग 10-12 साल का लग रहा है और पुलिस मौके पे एफएसएल टीम के साथ मौजूद है और साक्ष्य का संकलन करके अभी तक गांव वालों ने किसी ने बॉडी की पहचान नहीं की है, लिहाजा उसको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मर्चुरी में रखाएगी और उनका आइडेंटिफिकेशन करने के उपरांत उसमें आवश्यक पंचनामा और बाकी कार्रवाई की जाएगी। शव की स्थिति देखकर क्या लग रहा है, कितने दिन पुराना ये मामला हो सकता है? अभी इसे बता पाना संभव नहीं है और लगता है कि 1 दिन से ज़्यादा पुराना है और पोस्टमार्टम के बाद ही चीज़ों को बताया जा सकेगा। क्या कुछ ऐसी चीजें मिली है जिसमें दोनों शव का आपस में कोई कनेक्शन जोड़ा जा सके? घटना की परिस्थितियाँ इस बात को इंगित करती है कि घटनाक्रम एक ही हो सकता है, परंतु ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही चीज़ों को व्यवस्थित रूप से कहा जा सकता है। पुलिस को सूचना कैसे मिली थी कि कुएं में शव है या इस प्रकार? थाने में सूचना प्राप्त हुई थी और उसी आधार पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया गया था। रायगढ़ में शुक्रवार 20 जून को जन नेता, पूर्व विधायक और सामाजिक मूल्यों के प्रतीक स्वर्गीय रोशन लाल अग्रवाल की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा और भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अग्रोहा भवन में आयोजित इस आयोजन में शहर सहित जिले भर से गणमान्य लोगों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाग लेकर स्वर्गीय रोशन लाल को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। उनकी स्मृति में कलमल परिवार एवं रक्तवीर परिवार द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 206 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जो जिले के लिए एक प्रेरणादायक उपलब्धि रही। इस शिविर में युवाओं, महिलाओं और खासकर पहली बार रक्तदान करने वालों में खासा उत्साह देखने को मिला। आज पापा जन नेता रोशन लाल अग्रवाल जी की जन्मतिथि रहती है, तो आज 5वां रक्तदान शिविर है और हमारे द्वारा हर साल ये प्रयास रहता है कि जो व्यक्ति ब्लड देने से डरता है, खून देने से डरता है, उस व्यक्ति को प्रेरित करें और उससे ब्लड डोनेट करवाएं। और अभी आगे स्वच्छता अभियान, कई जगह वृक्षारोपण अभियान, आने वाले 10-15 दिन में ये अभियान भी चलाया जाएगा। कितने यूनिट का लक्ष्य है? लगभग 200 यूनिट के आसपास हर साल होता है, बाकी लक्ष्य निर्धारण नहीं है। मुख्य उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति ब्लड देने से डरता है उसे प्रेरित करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड डोनेट करवाएं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पीडब्ल्यूडी के विद्युत यांत्रिकीय डिपार्टमेंट के कार्यपालन अभियंता अजय कुमार को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई शुक्रवार को की गई। मिली जानकारी के अनुसार अजय कुमार के खिलाफ पहले से ही रिश्वतखोरी की कई शिकायतें एसीबी को मिल रही थीं। ताजा मामले में एक ठेकेदार से टेंडर पास कराने के नाम पर 2 लाख रुपए एडवांस की मांग की गई थी। ठेकेदार ने ये बात एसीबी को बताई, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया। जगदलपुर शहर के साकेत कॉलोनी स्थित सरकारी क्वार्टर में जब ठेकेदार आरोपी अजय कुमार को पैसे दे रहा था, तभी एसीबी की टीम ने दबिश देकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी के साथ ही टीम ने रिश्वत की राशि भी जब्त कर ली है। सूत्रों के अनुसार अजय कुमार पिछले 3 वर्षों से इसी डिवीजन में पदस्थ थे और लगातार ठेकेदारों से काम के एवज में रिश्वत मांगते थे। ऐसी शिकायतें लगातार आ रही थीं। ठेकेदारों ने बताया कि बिना पैसे दिए किसी भी फाइल का काम नहीं होता था। जब से आए हैं नहीं, इन्होंने मुझे एकदम त्रस्त करके रखा है। मैं 2-4 टेंडर भी लिया था, मेरे पूर्व के पेमेंट के लिए मैंने कई बार शिकायत किया है कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर महोदय को और पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारी एसीसी से भी किया है और कोई नहीं सुनने से मैंने प्रधानमंत्री महोदय को ऑनलाइन कंप्लेंट पीजी पोर्टल पे किया है, जो इनको निराकरण है तो कलेक्टर महोदय को आता था और बार बार इन्होंने गलत प्रतिवेदन देकर उसे क्लोज किया। मेरी समस्या का निराकरण नहीं हुआ और जब भी मैं इनसे मिलने की कोशिश करता, ये अक्सर आते तो हफ्ता में 1 दिन टीएल के दिन आते हैं और घर पे ही उनका सारा कार्य जो है संचालित होता है सर। और मुझे फ़ोन पे कभी बात नहीं होती। इन्होंने मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट में रखा था। पेमेंट नहीं कर रहा? पेमेंट भी नहीं कर रहा है सर। मेरा करीबन 10 लाख का पेमेंट है और जब से आए हैं कोई पेमेंट नहीं है करके मेरी भूखमरी की स्थिति हो गई है। सर ये तो 3 साल से यहाँ पे पदस्थ थे, तो ये बहुत से मतलब सभी ठेकेदारों को पूरा परेशान करके रखे थे। कभी भी कुछ भी काम करने से पहले इनको पैसा चाहिए
कुछ भी काम करूँगा, जैसे टेंडर फॉर्म भी लेना है ना, टेंडर भी निकलता है ना, तो मेरे हिसाब से बांटूंगा बोलते थे टेंडर फॉर्म को। उनको देना है, उनको देना है, इनको नहीं देना है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते थे। तो ऐसे ऐसे था सर, बहुत सारे सभी हम बहुत परेशान हो गए थे इनसे। आज किनके रिपोर्ट पे इनको पकड़ा गया, क्या कार्रवाई हुई? सर अपना ये टीम वर्क का काम है, सभी का मतलब ऐसे सभी के मतलब सभी ठेकेदारों को पैसा मिला। सारे लोग त्रस्त थे। हाँ सारे लोग त्रस्त थे। कितना पैसा खा रहा था? ये सर पहले तो दिए थे 50,000, अभी केस रंगे हाथ 2 लाख दे रहे थे, और पहले भी बहुत पैसा सभी से ले चुका है। आप सभी से पैसा का मांग करता था? हाँ सभी से पैसा मांग करता था, मुंह पे बोलता था सर। अगर कोई मिलने भी जाते थे, 3 साल में तो मुश्किल से 30 से 35 दिन ही बैठा था सर ऑफिस में। ऑफिस में कभी बैठते ही नहीं थे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। सर बताएंगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या प्रार्थी रमेश यादव ने शिकायत एसीपी जगदलपुर में दिया था कि रमेश यादव सर, इनके ठेकेदारी का काम है PWD में, जिनके काम के बदले में बिल लगा हुआ है और बिल के आहरण के लिए इनके द्वारा पैसे रुपये की मांग की जा रही है 2 लाख रुपए का। तो शिकायत किया था, शिकायत का सत्यापन कराया गया। सही पाए जाने पर आज 20 तारीख को ट्रेप आयोजित करके रंगे हाथ 2 लाख रुपए देते हुए पकड़ा गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। किनको पकड़ा गया, क्या नाम है सर इनका? आरोपी का नाम है विद्युत यांत्रिकी PWD जगदलपुर, नाम अजय टेम्पुरकर। अब आगे क्या कार्रवाई होगा सर इनके ऊपर? आगे कार्रवाई पश्चात माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने 20 जून 2025 को रायपुर मंडल के दुर्ग रायपुर रेलखंड का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य रेलवे की संरक्षा, परिचालन, यात्री सुविधाएं, स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यों एवं कर्मचारियों की कार्य स्थितियों की समीक्षा करना था। महाप्रबंधक ने कोचिंग डिपो, लॉन्ड्री, रेलवे कॉलोनी, रनिंग रूम और उसके विस्तार भवन का निरीक्षण किया। कोचों की सफाई, उपकरणों की स्थिति और कर्मचारियों की बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने रनिंग स्टाफ से संवाद करते हुए उनके सुझाव भी सुने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। महाप्रबंधक ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दुर्ग भिलाई, भिलाई नगर, भिलाई पावर हाउस स्टेशनों पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान दुर्ग सांसद विजय बघेल और विधायक डोमन लाल ने भी महाप्रबंधक से मुलाकात कर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं पर चर्चा की। देखिए मैं आपको ये बताऊँ, हमारा जो जोन ऐसी जगह पड़ता है जिसमें हमारे यहाँ जोन में ट्रेनें ओरिजिनेट कम होती है। हमारे ट्रेन से जोन से ट्रेन पास बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारी ट्रेन या तो हमें नागपुर से मिलती हैं, झारसुगुड़ा से मिलती है, हमें कटनी से मिलती है। ठीक, तो इस तरह के जगह पे अगर कोई और भी कहीं कोई समस्या, जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, कल जैसे टाटा में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो टाटा में पानी भर गया था। टाटा ट्रेनें हम लोग को अनायास निरस्त भी करनी पड़ी क्योंकि हमारे वहाँ पर ट्रेन जाने की जगह नहीं थी। तो जो कुछ परिचालनक कारण होते हैं उसी को करने के लिए ट्रेनों को कभी लेट करते हैं हम लोग, वरना हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ट्रेन को समय से चलाया जाए। ये भी आपने नोट करा, जैसे आप बार बार पूछ रहे हैं कि बहुत सारे छत्तीसगढ़ एरिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन है। तो मैं आपको बताऊं कि अधिकतर हमारे जो प्रोजेक्ट सैंक्शन है वो हमारी कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए सैंक्शन है। ठीक, और वो कैपेसिटी इंक्रीज़ करने वाले प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिससे हमारी ट्रेनों की समय पालन जो वो है वो भी अच्छा इंप्रूव होगा। प्लस जो ये एक मेन रूट है हमारी गुड्स ट्रेन के ऑपरेशन का, उसमें भी हम लोग उससे सुचारू रूप से चला पाएंगे। तो कभी कभी उन कार्यों को करने के लिए भी हमको को बीच में, क्योंकि यार्ड में बहुत सारा व्यवधान पैदा होता है यार्ड में या ब्लॉक सेक्शन में, तो उन कारणों के भी लिए भी कभी कभी ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ती हैं या ट्रेनों में थोड़ा सा विलम्ब होता है। मैं तो रोज़ ही समय पालन अपना देखता हूँ, हमारे पैसेंजर ट्रेन का कितना समय पालन है। हमारा सब समय पालन पैसेंजर ट्रेन का 60 से 70% के बीच में रहता है और हमारा लगातार प्रयास है कि इसको हम लोग 80% से ऊपर करने की कोशिश करें। स्टेशन का नाम मेजर डेवलपमेंट का काम है, मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पे चीज़ें बदली आपको नज़र आएंगी स्टेशन होने के बाद में। तो इसका पूर्ण होने का समय 3 वर्ष का है, तो 2027-28 वाला वर्ष होगा जिसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पर स्टेशन डेवलपमेंट का कार्य पूरा होता जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है कि काम इसमें ऑलरेडी चल रहे हैं, क्योंकि कई सारे हमारे जहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाए जाने हैं वहाँ पर अभी हमारा रेलवे का स्टाफ रहता है, तो उनके लिए ऑलरेडी क्वार्टर बनाने का काम दूसरी जगह पे बनना चालू हो गया। तो एक बार जब वो लोग वहाँ से शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे। इस तरह से सभी, चूँकि हम लोग को अपनी ट्रेन चलानी ही है, जो हमारे प्रेजेंट यात्री आ रहे हैं उनको भी सुविधाएं देनी है। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।